जम्मू कश्मीर चुनावों के आखिरी पड़ाव पे है और जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं ये हिस्ट्री में लिखे जाएंगे। कारण ये है कि ये चुनाव इतने इंटरेस्टिंग हो चुके हैं जैसे आईपीएल हो कि पता ही नहीं कौन सी टीम जीतेगी और कितने मार्जिन से जीतेगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेज है थर्ड फेज, जिसके लिए अब केवल वोटिंग होना बाकी है। इलेक्शन कैंपेन इज ओवर और आज जो डोर टू डोर कैंपेन होनी थी उसका भी समय खत्म हो चुका है। अब केवल वोटर को बाहर निकलना है, अपना फैसला सुनाना है, मतदान करना है, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाना है और फिर जम्मू कश्मीर को फ्यूचर में लेके जाना है। हमारे साथ दो खास गेस्ट रहेंगे और आज हम फाइनल कर्टन रेजर में आपको बताएंगे कि आखिर जे.एंड.के का मूड क्या है, जे.एंड.के के लिए फाइनल फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट में इस फेज का क्या रोल रहने वाला है और इस फेज में जब हम केवल वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं, वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होगी और वोटिंग का फिगर ग्राफ कितना जा सकता है। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी, पहले विकास शेखर शर्मा दिल्ली से जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर द न्यूज रूम 24 आवाज, और दूसरे वेरी सीनियर एंड वेटरन जर्नलिस्ट एंड आर सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर अहमद अली फयाज साहब जो श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। तो पहला सवाल मैं फयाज साहब से ही लेता हूं। फयाज साहब, जम्मू कश्मीर के थर्ड फेज में अब जो वोटिंग है वो ज्यादा 24 सीट्स जो हैं वो जम्मू में है और 16 सीटें 16 नॉर्थ कश्मीर में है। थर्ड फेज को कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं आप? इस सारे इंतखाबी अमल का सबसे इम्पोर्टेंट फेज तो यही है क्योंकि इसमें 40 सीट्स पे चुनाव हो रहा है। इससे पहले 24 पे हुआ था, 26 पे हुआ था, लेकिन इसमें अब 40 पे हो रहा है, जिसमें से जैसे कि आपने बताया 26 जम्मू में है और 24 जम्मू में है, 16 कश्मीर में है। कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स इसमें हैं, जो बारामूला है वहां पे 7 सेगमेंट्स हमारे हैं और बांडीपुरा वहां से हमारे 3 सेगमेंट्स है, हो गए 10, और इसके अलावा 6 सेगमेंट्स हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के। तो ये जो सारे के सारे सेगमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं इस एतबार से कि क्योंकि ये जो फेज 1 और फेज 2 है इसमें बड़ी हद तक, जैसे कि हमने अपने पहले प्रोग्राम्स में भी बता दिया कि इसमें बड़ी हद तक जो हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनका लगा कि कई जगहों पे पल्ला भारी है। तो लेकिन ये जो है कुपवारा और बारामूला और बांडीपुर, तो वहां पे मुकाबला है, मतलब कोई ऐसी भी एक भी सीट वहां पे नहीं है जिसमें आप बिल्कुल यकीन के साथ कह सकते हैं कि दिस इज द विनर एंड दिस इज द लूजर। तो हम ये कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर 16 सीटों पर कश्मीर में है। विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, जम्मू की 24 सीटें, क्या मानते हैं कि ये 24 सीटें डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगी इस बार के चुनाव में? दीपक, मेरी आपसे कल भी बात हुई थी और मैं बहुत क्लियर हूं कि ये 24 सीटें सरकार बनाने जा रही हैं। फयाज साहब, इसी पे मैं आपका दूसरा जवाब लेना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस बार जम्मू से बनने वाली है। हालांकि आप बहुत वेटरन जर्नलिस्ट हैं, आप ये मेरा सवाल समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि क्या ये जो 24 सीटें जैसे विकास जी ने कहा सरकार बनाने में अहम रोल, और क्या जम्मू कश्मीर का इस बार जो सरकार का गठन होगा, जिस तरह से बीजेपी ने एक स्लोगन दे दिया कि डोगरा चीफ मिनिस्टर, तो क्या जम्मू से चीफ मिनिस्टर बनाने को लेकर ये 24 सीटें इंपॉर्टेंट हैं? इस एतबार से इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये हो रहा है वो स्ट्रांग होल्ड हैं भारतीय जनता पार्टी के, जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ। तो यही 4 डिस्ट्रिक्ट्स है जिन पे मेजर वोट है भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा जो बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू में, तो वहां पे बीजेपी का भी इन्फ्लुएंस है, कई जगहों पे कांग्रेस का भी इन्फ्लुएंस है, और खासतौर से पीर पंचाल और चिनाब वैली में वहां तो मतलब खासतौर से मुस्लिम एरियाज में वहां तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का भी इन्फ्लुएंस वहां पे है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी, मतलब कि अगर वो सरकार बना सकेंगे तो इसी वोट की वजह से बना सकेंगे कि मैंने जो बाकी जगहों का जिक्र किया वहां पे मतलब अक्सर जगहों पे इनका मुकाबला है, लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ किसी जगह पे जीतना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है।
और जहां तक कश्मीर वादी का ताल्लुक है, यहाँ पे जो 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे किसी एक जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी का जोर नहीं है। इसलिए ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं ये बीजेपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। और जो आपका सवाल है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि ये बीजेपी के लिए और जम्मू के लिए काफी अहम है। विकास जी, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू के इन 4 जिलों में वोटिंग का ग्राफ कितना देख रहे हैं आप इस समय, जबकि वोटिंग शुरू होने में कुछ ही घंटे? दीपक देखिए, कश्मीर में जो वोटिंग अगर बढ़ चढ़कर हुई या जैसी भी हुई, उसके कारण और हालात बहुत डिफरेंट हैं। और जम्मू जब इलेक्शन अनाउंस हुई थी तो शायद पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट था, बट एज वी आर गोइंग डीपर इनटू द गेम एंड वी रीच द फाइनल स्टेज एंड टुमारो इज द 3rd फेज, मेरे को लगता है कि वोटर का माइंड और क्यों वो वोट करेगा वो ज़्यादा क्लियर है। साफ नज़र आ रहा है कि हम सारे लोग न्यूज़ देखते हैं, कश्मीर में एनसी को एक एज है। कांग्रेस शायद गेम कंसीड कर चुकी है। जब ये इलेक्शन की कैंपेन शुरू हुई थी, कांग्रेस 18 और 20 सीट के आसपास जम्मू खित्ते में दिख रही थी, लेकिन कल हमने एग्री किया कि कांग्रेस का जो ग्राफ है अब सिंगल डिजिट्स की तरफ चला गया है। ऐसे में इट्स गेन बीजेपी, और लोग शायद जो इनिशियल गुस्सा बीजेपी पे था पिछले 5 साल के एलजी रूल का, और वो उसको भूलकर भारी मात्रा में कल वोट करेंगे। और कल भी हमने बात करी थी, शायद 62 to 66% तक पोलिंग चली जाए। हालांकि आपने 66 मैक्सिमम कहा, पर जो रिपोर्ट्स हैं लगता है जम्मू में शायद इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। फयाज साहब, अगर दीपक, कश्मीर की एनीथिंग अबव दैट इज वेलकम दीपक, बट 66 इज टू गुड। जी, अगर हम फयाज साहब अगर हम बात करें 16 सीटों की कश्मीर में, तो कश्मीर में आपको क्या लगता है नॉर्थ कश्मीर वोटिंग ग्राफ कितना जा सकता है? इसमें नॉर्थ कश्मीर की पहले भी हिस्ट्री रही है, खासतौर से जहाँ पे ये 6 हल्के हैं, दैट इज कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। तो कुपवारा में 60% 70% पोलिंग वहाँ अक्सर मौकों पे हुई है। बांदीपोरा में अभी जो इलेक्शन हुआ था, इसमें भी वहाँ पे अच्छे वोट डाले गए थे। जो लोकसभा का इलेक्शन है उस वक्त कुपवारा में भी वोट ठीक डाले गए थे। मेरा जाती अंदाजा है कि इस मरहले में हमारे जो 16 सेगमेंट्स हैं, इसमें एवरेज तकरीबन मेरे ख्याल से 64% के करीब हो जाएगा। आप मतलब तकरीबन कह रहे हैं कि अच्छी वोटिंग होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारी जो 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कल वोटिंग होनी है, वहां 39,18,000 वोटर है, 415 कैंडिडेट मैदान में है, 5,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है। विकास जी, एक और बहुत अहम चीज़ पे मैं आपका सवाल भी लेना चाहता हूं आपसे। पहले ये कि आपको लगता है कि अब जो फाइनल फेज़ की वोटिंग है, ये कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर कहां से होगा, ये बात को लेकर प्रचार हुआ है आखिरी 2-3 दिन में। आपको लगता है उसी कारण वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी? दीपक, डेफिनेटली वोटिंग परसेंटेज कल अप जाने वाली है, क्योंकि जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, दिस इज स्लॉग ओवर्स। कल के बाद फिर कभी पोलिंग नहीं होनी जे&के में 5 साल तक। तो कल डेफिनेटली वोटिंग परसेंटेज ऊपर जाएगा। जहां तक रही चीफ मिनिस्टर की बात, तो टग ऑफ वार शायद इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद होगा। लेकिन फयाज साहब अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एनसी और बीजेपी के बीच में होगा। उस दिन जो स्मार्ट खेलेगा, जिसके पास नंबर्स होंगे, वो गेम वहां जाकर खत्म होगी। दैट डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट प्रोपोजिशन। अभी फिलहाल कल देखते हैं, कल डेफिनेटली पोलिंग का ग्राफ ऊपर रहेगा। विकास जी का जवाब सुना, मैं उसी पे आपसे भी पूछ रहा हूं कि आपको लगता है पिछले 3-4 दिन से जैसी कैंपेनिंग हुई है कि चीफ मिनिस्टर इस बार कहां से होगा, ये चीज़ कहीं वोटर पे असर डालेगी और वोटर कल खुल के बाहर निकल कर आएंगे वोट करने, कश्मीर में भी और जम्मू में भी? देखिए, अभी जब हमें मालूम ही नहीं है कि कौन पार्टी कितने सीट्स ले रही है, तो इस मौके पर ये बताना कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, अभी तक तो हमारे जो मेन पॉलिटिकल पार्टी, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, तो उन दोनों ने, महबूबा मुफ्ती ने, हालांकि वो अब नहीं लड़ रही हैं इलेक्शन, खुद उमर अब्दुल्ला खुद लड़ रहे हैं इलेक्शन। इन लोगों ने कहा कि एज लॉन्ग एज दिस इज अ यूनियन टेरिटरी, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द चेयर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। दैट्स क्लियर एनफ। अब इसके बाद अब इसके बाद ये देखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर उनको यहाँ से अक्सरियत बहुमत अगर उनको मिलता है, इस अलायंस को जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर मुश्तमिल है,
इस अलायंस को अगर मिलता है, मेरा जाती अंदाजा है कि ये लोग एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे जिसमें 3 साल के लिए चीफ मिनिस्टर इनका एसेंशियली वो कश्मीर का होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा, और 3 साल के लिए वो कांग्रेस पार्टी का होगा। अब ये देखना है कि क्या वो जम्मू का होगा, वो कश्मीर का होगा, इस पे अभी से कुछ कहना हमारे लिए मुश्किल है। फयाज साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं ना एक चीज़ पे वही बात कर रहा हूं कि वोटर्स के लिए, जैसे आपने कहा, वोटर्स जितना आप, मैं और विकास जी सोचते और समझते हैं, वोटर कहाँ इतना समझता है, जहां आप उनको प्रचार में ये कह रहे हैं कि इस बार चीफ मिनिस्टर कहाँ से होगा, इसके लिए वोट करिए। खैर, मुझे लगता है वोटर भी समझेगा। दूसरा सवाल भी मैं आपसे उसी तरह से एक लेना चाहता हूँ कि फयाज साहब, आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर कि क्या अलायंस, जिस तरह से प्री पोल अलायंस बने, कांग्रेस और एनसी का एक बना, और बीजेपी ने हालांकि किसी से अलायंस नहीं किया, मगर बीजेपी की बी टीम के नाम पर कई सारे छोटी पार्टीज का नाम जुड़ता रहा, क्या ये अलायंस 8 अक्टूबर के बाद रहने वाले हैं या नए अलायंस बनने वाले हैं? देखिए, अभी जैसे कि आपने खुद ही जिक्र किया है कि अलायंस बज़ाहिर एक ही है जिस पे हम बात कर सकते हैं, वो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, और इसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे में हर्षदेव सिंह वाली एक निशस्त भी है रामगढ़ की, जहां से हर्षदेव सिंह इलेक्शन लड़ रहा है पैंथर्स पार्टी का, चुनानी से, और दूसरी जो है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी वाली सीट जो कुलगाम से है, ये दोनों ये कांग्रेस के कोटा में नहीं है। मतलब कि 51 सीट्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, लेकिन असल में 53 सीट से लड़ रही है, और कांग्रेस सिर्फ 32 सीट से लड़ रही है। तो ये यहाँ पे अलायंस इनका ही नजर आ रहा है। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, इन्होंने तो खुद ही बताया हम किसी के साथ अलायंस में नहीं है। अब जो आप ए टीम बी टीम वगैरह की बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये कंप्लीटली इररेलेवेंट है लोकसभा इलेक्शन के बाद। मैं आपको बताता हूँ क्यों। वो इसलिए कि यहाँ पे जो पार्टीज थी, एक अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, एक सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इनके बारे में इनके मुखालिफिन का ये इल्जाम था कि ये अंदर अंदर से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं और यहाँ से वोट चुरा करके सीट्स कुछ हासिल करना चाहती हैं जो बीजेपी को वहां कम पड़ेंगी जम्मू में, और ये जमा करके ये सरकार बना सकते हैं। इसका असर भी हुआ है नफसियाती तौर पर मेरे ख्याल से लोगों के एक सेक्शन पे, लेकिन इस वजह से वो इस वक्त रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो लोकसभा वाला इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में इंजीनियर रशीद जीता नॉर्थ कश्मीर से, और इससे इनको बहुत ज्यादा धचका लगा दोनों पार्टीज को, जिनको सो कॉल्ड ए टीम बी टीम यहाँ पे कहते थे। तो ये इस पोजीशन में नहीं रही है जैसे कि पहले एक पोजीशन में थी कि ये लोग एक अलायंस बना सकते हैं बीजेपी के साथ मिलकर के, तो ये मैटर ही नहीं करता, इसलिए कोई अलायंस हमें दिख ही नहीं रहा। जहां तक इंजीनियर रशीद का ताल्लुक है, वो वेव जनरेट नहीं कर पाए हैं बिल्कुल आखिरी मरहले तक, जो उन्होंने वहां जेल से बनाया था लोकसभा वाले इलेक्शन में। अभी तक नॉर्थ कश्मीर में जिन 16 जगहों से कल पोलिंग हो रही है, इनमें 3-4 से ज्यादा पे इनका असर हमें नजर नहीं आ रहा है। सेंट्रल कश्मीर में सिर्फ एक सीट पे, वो बीरवा वाली सीट है, 15 में से एक सीट पे इनका असर नजर आ रहा है, और जो साउथ कश्मीर है वहां पे किसी एक सीट पे भी इनका असर नजर नहीं आ रहा है। और अगर इस तरह से यहाँ पे उन्हें बिटर कैंपेन चलाई है सभी लोगों ने कॉम्पिटिटिवली अगेंस्ट द बीजेपी, कि इस बार अगर 2 मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं कि कोई पार्टी 6, 7, 8, 10 सीट हासिल कर लेती है, उसके बाद उस पार्टी के लिए बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाना मेरे हिसाब से तकरीबन नामुमकिन बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने शेयर की। दीपक आई वांट टू कमेंट। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन फयाज साहब से, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा और झोल का झोल बिल्कुल क्लियर कर दिया, पर बताना यह है कि अगर वैली की पार्टी बीजेपी से अलायंस नहीं करेगी, ये बात आज कह रहे हैं, पर जब बीजेपी लड़ ही रही है 62 सीट्स पर, आई थिंक इट इज कंटेस्टिंग द मैक्सिमम सीट्स, एंड एनसी 51, कांग्रेस 29 से 32 पर है, तो किसी को भी तो मेजॉरिटी मिलने वाली है नहीं। उसके बाद इंडिपेंडेंट, छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स, और यही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आफ्टर पोल के रिजल्ट्स बीजेपी के साथ अलायंस करने में किसी को भी दिक्कत होगी, और अगर दिक्कत होगी तो वो ठीक कर ली जाएगी। इस पे फयाज साहब क्या कहेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी गुड सिचुएशन टुडे।
8 के बाद क्या होगा फयाज साहब, उस पर बात मैं करें। आपको बता सकता हूं कि 2014 के तजर्बे को मद्देनजर रख करके, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान पीडीपी को हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि इन्होंने 2014 में बीजेपी को सरकार से दूर रखने के लिए वोट हासिल किया कश्मीर से, और उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली। मेरा इस वक्त, क्योंकि ये बड़ी बिटरली कंटेस्टेड इलेक्शन है जो इस वक्त यहाँ पे चल रहा है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट जो पहले इलेक्शन 96, 2002, 2008, 2014 के इलेक्शन थे, इससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ इलेक्शन है। हालांकि 2014 वाले इलेक्शन में भी एंटी बीजेपी सेंटिमेंट के लिए लोगों ने वोट दिया था पीडीपी को, और सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने पहले बताया, सबसे ज्यादा नुकसान भुगत रही है इस पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि इनके बारे में लोग बता रहे हैं कि अगर उन्होंने ज्यादा सीट जीत लिए तो ये लोग बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। इस वजह से मैं आपको कह सकता हूं कि अगर मतलब बिल फर्ज महाल जिसको हम कहते हैं कि अगर एक स्पेकुलेशन जी अगर हम कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल कि पीडीपी 8 या 10 सीट्स हासिल कर लेती है, या इनमें से जो जिनको आप ए टीम बी टीम वगैरह कहते हैं, अगर इनमें से कोई 8-10 सीट्स भी हासिल कर लेती, या इंजीनियर रशीद हासिल कर लेता है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मैं रूल आउट कर रहा हूं, उनका कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है इस वक्त बीजेपी के साथ सरकार बनाना, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये सेंटिमेंट्स पे लड़ा गया है और बहुत ही बिटरली। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी, चाहे 2 मिनट के लिए अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आप बता रहे हैं, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी, हालांकि मेरा अंदाजा है कि 2 से ज्यादा जगहों पे ये लोग। चलिए फयाज साहब, मैं आपको बीच में यहाँ रोक रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस इंपॉर्टेंट लास्ट फेज की डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाली है। पहले विकास जी के पास चलता हूँ। विकास जी, 24 में से आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर इंडिपेंडेंट्स असर डालेंगे तीसरे फेज में? आप जम्मू की कह रहे हैं? काफी डालेंगे और कश्मीर में भी डालने वाले हैं। मैं फयाज साहब से आप जम्मू का बताइए, कितनी सीटों पे आपको लगता है क्लोजिंग मुकाबला है जम्मू में इंडिपेंडेंट्स का? 3 से 4 सीट्स पे इंडिपेंडेंट आगे चलेंगे। फयाज साहब, कश्मीर में इन 16 सीटों में इंडिपेंडेंट्स का कहां पर कांटे की टक्कर देख रहे हैं आप? कितनी सीटों पर? मैं समझता हूं कि ये जो बारामूला वाला सेगमेंट है जहां पे मुजफ्फर हुसैन बेग साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और 25 कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं बारामूला से, तो वहां पे जो मुकाबला है वो मुजफ्फर हुसैन बेग है वहां पे मेन कैंडिडेट, और इसके अलावा एक है जावेद हसन बेग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पे कैंडिडेट है। मुजफ्फर हुसैन बेग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, और वहां पे पीडीपी का भी एक है मोहम्मद रफीक राहतर जो नया है, पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है। इसके अलावा वहां पे इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी जो एआईपी है, इनका एक कैंडिडेट है वहां पे शुएब नबी लोन जो पहले जीता था इलेक्शन वहां से, यहाँ से संग्रामा से, अब इसको वागोरा क्रेड उसको कह रहे हैं, लेकिन ये वहां से इस वक्त नहीं लड़ रहा है, संग्रामा या वागोरा क्रेड से बारामूला से लड़ रहा है। वहां पे इस किस्म का वहां पे बन सकता है माहौल की जिसमें शुएब नबी लोन वहां से मुंतखब हो सकता है, दैट इज ए पॉसिबिलिटी जो मैंने बता दिया आपको। इसका बारामूला जो प्रॉपर है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि लंगेट में जो मुकाबला है वो अब्दुल रशीद शेख, ये जो है इंजीनियर रशीद उसको आप कहते हैं, इनका भाई जो शेख खुर्शीद है वो वहां से लड़ रहा है, और वहां पे लंगेट में इनका मुकाबला है इरफान पंडितपुरी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं सज्जाद लोन की पार्टी के, वहां पे ये 50-50 के हिसाब से है, तो हो सकता है कि वहां पे ये आदमी जीते वहां से। तो हम कुल मिलाकर देखें जम्मू कश्मीर के तीसरे फेज की 40 सीटों पर कम से कम 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जहां इंडिपेंडेंट्स अच्छे से ताल ठोक रहे हैं और मुकाबले में हैं। तो कहीं ना कहीं हम लास्ट सवाल में आप दोनों से यही लेना चाहता हूं कि जैसे दीपक एक बात मुझे जवाब देना है फयाज साहब को। इससे पिछला क्वेश्चन था कि ये इलेक्शन सेंटिमेंट्स पर लड़ी जा रही है और कश्मीर की पार्टीज ने शायद पीछे इतना खोया है कि अब उनके पास खोने की कुछ रह नहीं गया। मैं तो कहता हूँ 2019 में पूरी स्टेट ने वो खोया है जिसको पाने के लिए हमें इकट्ठा लड़ना होगा, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि ये इलेक्शन बड़े ही डिफरेंट सेंटीमेंट पे लड़ी जा रही है और जम्मू के मुद्दे ही अलग हैं और कश्मीर के मुद्दे अलग हैं। लेकिन मैं आज भी मानता हूँ जब चीफ मिनिस्टर बनने की बात आएगी तो
मैं कम से कम सरप्राइज नहीं होगा कि पीडीपी ही बीजेपी का साथ दे दे और एनसी का एक धड़ा टूट कर भी सामने आ सकता है, बट दैट इज व्हाट विल हैपन बिहाइंड द स्टेज। नो, दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल, आई स्टिल बी मीटिंग यू ऑन 9th and 10th। हाँ, नहीं, पर फयाज साहब ने आउटराइटली इस बात को काट दिया था। आई एम सेइंग लेट्स वेट फॉर 10th। 12 को विजयदशमी है, देखिए क्या होता है, लंका दहन कौन करता है, देखिए अभी क्या होने वाला, बहुत कुछ होगा इस इलेक्शन में। अभी टुमारो इज द वोटिंग। विकास जी, थैंक यू फयाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि तीसरे फेज में अच्छी खासी बम्पर वोटिंग हो और डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए लोग वोट करें। फिर 8 अक्टूबर को रिजल्ट तो आ ही जाने हैं, तो सब कुछ साफ होगा, और हम एक बार वोटिंग के बाद दोबारा कोशिश करेंगे आप दोनों से जुड़ने की कल, ताकि हम ये देख पाएं कि आज हमने जो अपनी तरफ से तर्क रखे हैं वो किस और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में। थैंक यू फयाज। थैंक यू। तो ये थे मेरे दो खास मेहमान, एक दिल्ली से एक श्रीनगर से, बात कर रहे थे तीसरे फेज की, और तीसरा फेज कैसा रहेगा ये कल सबके सामने होगा। मगर हमारा ये शो जरूर देखिए अगर आप ये समझना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का तीसरा फेज क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत धन्यवाद।